नमस्कार, उनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की एजुकेशनल वीडियो में हमारा टॉपिक है कानूनों की समझ, अंडरस्टैंडिंग लॉज। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र या मताधिकार की उम्र का पता होगा। इसके साथ आपको ट्रैफिक कानूनों के नियम तोड़ने की सजा का भी पता होगा। अब आपको यह भी पता है कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। इस अध्याय में हम भारतीय राष्ट्रवादी द्वारा समानता के संघर्ष, आजादी से पूर्व के राजद्रोह एक्ट और रोल्ट एक्ट कानून का वर्णन करेंगे। कानून का शासन से क्या अभिप्राय है, घरेलू हिंसा कानून व हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम पढ़कर अलोकप्रिय एवं विवादास्पद कानूनों का वर्णन करेंगे। आओ टॉपिक शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा समानता का संघर्ष। भारतीय राष्ट्रवादी समानता पर आधारित कानूनों के पक्षधर थे, लेकिन औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानून समानता पर आधारित नहीं थे। 1870 का राजद्रोह एक्ट और 1919 का रोल्ट एक्ट भेदभाव पर आधारित थे। भारतीयों के साथ हीनता का व्यवहार किया जाता था। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का प्रयोग करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी निर्णय लेने में पहले से अधिक भूमिका निभाने लगे थे। इन्होंने मांग की थी भारतीयों को कानून की दृष्टि में ब्रिटिश लोगों के समान समझा जाना चाहिए तथा दोनों पर समान रूप से कानून लागू होना चाहिए। औपनिवेशिक कानून निरंकुश थे। इसके दो उदाहरण हैं। नंबर 1, 1870 का राजद्रोह एक्ट। सरकार के विरुद्ध होने वाला प्रतिरोध, जिसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने 1870 में राजद्रोह एक्ट पास किया। यह भारतीय दंड संहिता की 124A धारा के अंतर्गत एक अपराध है। यह कानून आज भी भारत में वैसा ही लागू है। जब सरकार को ऐसा लगता है उसके विरुद्ध प्रतिरोध हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की व्यापक परिभाषा का प्रयोग करती थी। इस कानून के अंतर्गत वे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले उन्हें गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता था। उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। नंबर 2, रोल्ट एक्ट कानून। सन 1919 में अंग्रेजी सरकार द्वारा पास किया गया एक्ट, जिसके तहत किसी भी नागरिक को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता था। इसका संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से भी जुड़ा है। यह घटना कानूनी असमानता के कारण घटी। रोल्ट एक्ट अंग्रेजों के मनमाने का एक और उदाहरण था। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोल्ट एक्ट के सख्त विरुद्ध थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रोल्ट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी, उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ।
उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। कानून का शासन। कानून का शासन क्या है? कानून के शासन से यह अभिप्राय लिया जाता है कि देश में कानून ही सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। देश का शासन कानून अनुसार चलाया जाता है, न कि किसी की व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या कोई सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी भी कानून या अपराध का उल्लंघन करने पर एक सजा निश्चित होती है। सजा देने की भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। जब तक कोई व्यक्ति कानून की मर्यादा में चलता है, उसे कोई दंड नहीं दिया जाता। यद्यपि प्राचीन समय में अलग अलग समुदायों के लोग अपने अपने ढंग से कानून का प्रयोग करते थे। जैसे कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी तथा कथित ऊंची जातियों की अपेक्षा निचली जातियों के अपराधियों को अधिक सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। अंग्रेजों ने 1833 में दास प्रथा कानून बनाकर इसका अंत किया। 1817 में जाति आधारित सजा बंद कर समान नागरिक संहिता कानून बनाया। 1830 में नरबली प्रथा पर रोक लगाई। 1829 में सती प्रथा का अंत किया। 1856 में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पास किया। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई और शारदा कानून 1930 के अंतर्गत विवाह आयु 18 वर्ष व 14 वर्ष निश्चित की। अतः ब्रिटिश शासन के कुछ कानून निरंकुश थे और कुछ कानून सामाजिक सुधार के भी थे, जिसमें समाज सुधारकों ने अहम भूमिका निभाई। नए कानून किस तरह बनते हैं? नए कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। अतः यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। इसका उदाहरण हम घरेलू महिला सुरक्षा कानून में देख सकते हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। घरेलू हिंसा का क्या अर्थ है? जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य किसी भी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान भावनात्मक शोषण या शारीरिक मारपीट के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून का निर्माण। घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या है। इसने महिलाओं के अधिकार और सम्मान को प्रभावित किया। सामान्यतः महिलाओं को उनके पति, पिता, भाई और यहाँ तक कि बेटे द्वारा पीटा जाता है। महिलाओं के साथ उसके बेटे और बहू द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। इस पर कई महिला संगठनों ने 1990 दशक में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक नए कानून के निर्माण की मांग उठाई। 1999 में घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। विधेयक पर काफी विचार विमर्श के बाद यह विधेयक 2002 में संसद के सामने पहली बार पेश किया गया, पर महिला संगठन इस विधेयक के प्रारूप से सहमत नहीं थे।
वे इस विधेयक में संशोधन करवाना चाहते थे। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस विधेयक से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से यह पास होकर इसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया और 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू कर दिया गया। इसे घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून के नाम से जाना जाता है। इसमें जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें पीड़ित माना जाता है। अब उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वे पीड़ा व दुख से उभरने के लिए संघर्ष करती है। अंग्रेजी में सर्वाइवर का अर्थ है जो बचा रहे। अतः बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त होने चाहिए। नंबर 2, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। यह 1956 के अधिनियम में एक संशोधन है जो 9 दिसंबर 2005 से लागू हुआ। यह विधेयक लाने के पीछे मूल उद्देश्य लैंगिक भेदभाव के प्रावधानों को हटाना है। यह भारत में महिला अधिकारों को लेकर भारतीय कानून के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था। इस अधिनियम में बेटों, बेटियों और उनकी मां को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। नंबर 3, नागरिक अधिकार कानून। यह कानून संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1964 में पास किया गया। इस कानून द्वारा अमेरिका में नस्ल, धर्म एवं राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया। अंत में अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या होते हैं? कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय व विवादास्पद हो। ये ऐसे कानून होते हैं जो संवैधानिक रूप से तो वैध होते हैं, लेकिन ये कानून जनहितकारी न होने के कारण लोगों को रास नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे नीयत साफ नहीं थी। ऐसे कानूनों के भारत में कई उदाहरण हैं। नंबर 1, नगर की सीमाओं के भीतर जंग के प्रयोग से संबंधित विभिन्न नगर पालिकाओं कानूनों में पटरी की दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों की जरूरी चीजें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। अतः यह कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है तो दूसरे समूह की उपेक्षा भी करता है, इसलिए यह विवादास्पद कानून कहा जाता है। नंबर 2, वर्तमान समय में नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 भी भारत का सबसे विवादास्पद कानून है। इसमें भारत को 2 विचारधाराओं में बांट दिया है। अतः कानून निर्माण विधायिका को ऐसे कानूनों से बचना चाहिए जो भारत का निर्माण न कर विध्वंस साबित हो। इस अध्याय में राजद्रोह कानून, टोर्ट एक्ट, कानून का शासन, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम और अलोकप्रिय कानून व विवादास्पद कानूनों की समझ बढ़ाई है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें और सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबाएं। कानून हमारी आन है, भारत की पहचान है। कानून हमारी आन है, भारत की पहचान है। जय भारत।